उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मोहिनी एक बहुत सीधे और सादे परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता रामप्रसाद एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर सिलाई का काम करते थे। आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी रामप्रसाद ने अपनी बेटी मोहिनी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। मोहिनी जितनी रूपवान थी, उसका मन उतना ही पवित्र और शांत था। वह घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती और आस पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करती थी। दूसरी ओर शहर के सबसे महंगे और आलीशान इलाके में सिंघानिया मेंशन था। इस महल के मालिक थे दिग्विजय सिंघानिया। दिग्विजय एक बहुत कड़क, अनुशासित और काम के प्रति जुनूनी बिजनेसमैन थे। उसके पिता के गुजर जाने के बाद पूरे साम्राज्य का बोझ दिग्विजय के कंधों पर आ गया था, जिसके कारण वो कभी बहुत गंभीर और भावनाहीन इंसान बन चुका था। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट और बिजनेस डील था। दिग्विजय की माँ गायत्री देवी एक अत्यधिक घमंडी, रूढ़िवादी और परिवार की प्रतिष्ठा को सब कुछ मानने वाली महिला थीं। उनकी एक छोटी बेटी थी निशा, जो आधुनिकता के रंग में अंधी हो चुकी थी और जिसे अपनी धन दौलत पर अत्यधिक घमंड था। गायत्री देवी को अपने घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो सुंदर हो, लेकिन साथ ही इतने दबे कुचले परिवार की हो कि वो कभी उनके सामने आवाज़ न उठा सके। वो किसी अमीर घर की लड़की नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अमीर लड़की अपनी शर्तों पर जिएगी। एक बार गायत्री देवी एक सामाजिक संस्था के दौरे पर मोहिनी के कस्बे में गईं। वहाँ उन्होंने मोहिनी को देखा। उसकी सादगी, बिना किसी शिकायत के दूसरों की मदद करने का स्वभाव और उसकी अद्भुत सुंदरता ने गायत्री देवी को आकर्षित कर लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। गरीब है, इसलिए हमारे एहसानों के नीचे दबी रहेगी। जैसा मैं कहूँगी वैसा करेगी। मेरे बेटे के रुतबे के सामने इसकी कोई औकात नहीं होगी। गायत्री देवी ने तुरंत रामप्रसाद के घर शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। रामप्रसाद के लिए तो ऐसा था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हमारी बेटी धन्य हो गई जो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। मोहिनी भी अपने पिता की आंखों में खुशी के आंसू देखकर चुप रह गई। उसने अपने भाग्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन इस चमक दमक के पीछे मोहिनी के जीवन का सबसे अंधकार भरा अध्याय शुरू होने वाला था। शादी की पहली रात जब मोहिनी घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी दिग्विजय का इंतज़ार कर रही थी, तब दिग्विजय कमरे में आया। उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही एक नवविवाहित दूल्हे का चाव। उसने अपनी टाई ढीली करते हुए मोहिनी से रूखे स्वर में कहा, देखो मोहिनी, साफ साफ बातें समझ लो तो अच्छा होगा। ये शादी सिर्फ मेरी माँ की ज़िद का नतीजा है। मेरी ज़िंदगी में काम के अलावा किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में एक पत्नी का दर्जा, ऐशो आराम और रुपया पैसा सब दूंगा, लेकिन मुझसे प्यार या किसी भावनात्मक रिश्ते की उम्मीद मत रखना। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अलग जिएंगे। ये सुनते ही मोहिनी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक जीवन साथी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे सिर्फ एक खाली कमरा और अकेलापन मिला था। असली प्रताड़ना तो अगली सुबह से शुरू हुई। सुबह के 4 बज रहे थे जब गायत्री देवी ने मोहिनी के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उठो महारानी की तरह, सोने के दिन अब लद गए। हमारे परिवार में बहुएं सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालती हैं, गायत्री देवी ने चिल्लाकर कहा। मोहिनी तुरंत उठी, स्नान किया और रसोई में चली गई। घर में दर्जनों नौकर चाकर थे, लेकिन गायत्री देवी का कठोर आदेश था कि दिग्विजय का नाश्ता और पूरे घर की सफाई की देखरेख मोहिनी खुद करेगी। मोहिनी ने पूरे दिल से स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया, लेकिन जब उसने गायत्री देवी को परोसा तो उन्होंने पहली ही बाइट लेते ही प्लेट फर्श पर फेंक दी। ये क्या बकवास नाश्ता बनाया है? इसमें नमक का कोई ठिकाना नहीं है। क्या तुम्हारे गरीब बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? मुफ्त का राशन तोड़ने आ गई यहाँ। निशा जब भी कॉलेज या पार्टियों से आती, अपने गंदे और कीचड़ से सने जूते मोहिनी के सामने फेंक देती। एक काम वाली, ज़रा मेरे ये जूते साफ़ कर देना, और हाँ, मेरे कमरे की अलमारी ठीक साफ़ होनी चाहिए। तुम्हारे छूने से कहीं मेरे महंगे कपड़े ख़राब ना हो जाएं। मोहिनी चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो दिन भर झाड़ू पोछा, कपड़े और खाना बनाने में व्यस्त रहती।
नौकर भी गायत्री देवी और निशा के डर से मोहिनी की मदद नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी वो भी उस पर हंसते थे। एक शाम सिंघानिया मेंशन में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी पत्नियां पार्टी के लिए आए थे। गायत्री देवी ने मोहिनी को एक पुरानी साधारण साड़ी पहनने पर मजबूर किया ताकि वो मेहमानों के सामने फीकी दिखे। पार्टी के दौरान निशा ने जानबूझकर अपना पैर मोहिनी के रास्ते में अड़ा दिया। मोहिनी का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई कीमती वाइन की बोतल और कांच के गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी मेहमानों के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगी। उन्होंने आव देखा न ताव मोहिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जाहिल औरत, तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। रास्ते से उठाकर क्या ले आए? तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। गायत्री देवी ने चिल्लाया। मोहिनी रोती हुई अपने कमरे की ओर भागी। दिग्विजय भी उस पार्टी में मौजूद था। उसने ये सब देखा, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं रोका। उसे लगा कि मोहिनी की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है। मोहिनी ने उस रात बिना कुछ खाए खिड़की के पास बैठकर भगवान से पूछा, हे ईश्वर, मेरा क्या दोष था जो मुझे इस नरक में धकेल दिया। महीने बीतते गए, मोहिनी पर अत्याचार बढ़ते गए, लेकिन उसका धैर्य नहीं टूटा। वो हर सुबह दिग्विजय की अलमारी ठीक करती, उसके जूते पॉलिश करवाती और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। भले ही दिग्विजय उसे मुड़कर देखता भी नहीं था। फिर एक दिन समय का पहिया घूमा। दिग्विजय एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील के सिलसिले में लगातार कई दिनों से रात भर जाग कर काम कर रहा था। एक रात जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो हाँफ रहा था और उसका चेहरा लाल हो चुका था। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। मोहिनी, जो उसके इंतज़ार में जाग रही थी, तुरंत उसकी ओर भागी। उसने दिग्विजय को छुआ तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वो डर गई। उसने तुरंत चिल्लाकर नौकरों को और गायत्री देवी को बुलाया। शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों की टीम को आधी रात को ही सिंघानिया मेंशन बुलाया गया। डॉक्टरों ने दिग्विजय की गहन जांच की। सुबह तक रिपोर्ट आई तो मुख्य डॉक्टर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने गायत्री देवी और पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। देखिए, दिग्विजय जी को एक बहुत दुर्लभ और ख़तरनाक दिमागी बुखार हुआ है। ये एक संक्रामक बीमारी है। मरीज़ के सांस लेने, उसके पसीने या उसके पास ज़्यादा देर बैठने से ये बीमारी किसी को भी लग सकती है और जानलेवा साबित हो सकती है। इन्हें 24 घंटे एक पर्सनल केयर टेकर की ज़रूरत है, लेकिन जो भी इनके पास रहेगा उसकी जान को भी उतना ही खतरा होगा। डॉक्टर ने विस्तार से समझाया। डॉक्टर की बात सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उन्हें अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उन्होंने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप शहर की सबसे अच्छी नर्सों को बुला लीजिए, हम उन्हें डबल सैलरी देंगे। लेकिन जब नर्सों और हॉस्पिटल्स के स्टाफ को इस जानलेवा बीमारी के बारे में पता चला तो सब ने ही सिंघानिया मेंशन आने से साफ मना कर दिया। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। निशा ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, भैया का कमरा तुरंत लॉक कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है। गायत्री देवी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ निशा, तुम अपने दोस्त के घर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। मैं भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। नौकरों को कह देती हूँ कि दवाइयाँ दरवाजे के बाहर रख दिया करें। अपने ही सगे परिवार का ये रूप देखकर मोहिनी स्तब्ध रह गई। जिस बेटे ने अपनी माँ और बहन के लिए दिन रात एक करके दौलत कमाई, आज जब वो मौत से लड़ रहा था तो सब ने उससे मुंह मोड़ लिया। मोहिनी आगे बढ़ी और दृढ़ आवाज़ में बोली, माँ जी, आप निशा को भेज दीजिए और आप भी अपने कमरे में आराम कीजिए। मेरे पति की देखभाल मैं खुद करूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। गायत्री देवी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके अंदर का अहंकार अब भी जिंदा था। उन्होंने कड़वाहट से कहा, हाँ, वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जाओ, संभालो अपने पति को। मोहिनी ने दिग्विजय के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरा अब एक अस्पताल के वार्ड में बदल चुका था। दिग्विजय पूरी तरह होश खो चुका था। वो तेज़ बुखार की तड़प में बड़बड़ाता, चिल्लाता और कभी कभी बेड से उठने की कोशिश करता। मोहिनी ने अपनी जान की चिंता पूरी तरह छोड़ दी थी। उसने दिन और रात का फ़र्क मिटा दिया। वो हर 10 मिनट में बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर दिग्विजय के माथे पर रखती
ताकि बुखार उसके दिमाग पर ना चढ़े। डॉक्टर ने हर 2 घंटे में इंजेक्शन और दवाइयाँ देने को कहा था। मोहिनी अलार्म लगाकर बैठती। वो पूरी रात 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करती थी। दिग्विजय को बुखार में बहुत पसीना आता था। मोहिनी उसके गंदे कपड़े बदलती, उसका शरीर साफ करती और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने की कोशिश करती। कई बार दिग्विजय अनजाने में मोहिनी का हाथ झटक देता, जिससे सूप की गर्म बूंदें मोहिनी पर गिर जाती, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। बाहर से गायत्री देवी और निशा सिर्फ फ़ोन पर डॉक्टर से अपडेट लेती थीं। कमरे के बाहर एक टेबल रख दी गई थी, जिस पर नौकर खाना रख देते थे। कई बार मोहिनी को खाना खाने का होश भी नहीं रहता था। वो भूखी प्यासी सिर्फ दिग्विजय के सिरहाने बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती, हे माता रानी, मेरे सुहाग की रक्षा करना। इनके बदले मेरी जान ले लो, लेकिन इन्हें ठीक कर दो। इनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। बुखार के 11वें दिन दिग्विजय की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर ने कहा कि आज रात सबसे भारी है। अगर आज ये बच गए तो इन्हें नया जीवन मिलेगा। मोहिनी पूरी रात दिग्विजय के पैरों को पकड़कर रोती रही और हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। उसने अपनी हथेलियों से दिग्विजय के ठंडे पड़ते पैरों को रगड़कर गर्म रखने की कोशिश की। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरकर कमरे के अंदर आई, तो दिग्विजय के शरीर की हलचल शांत हो चुकी थी। उसका तापमान अब सामान्य हो रहा था। मोहिनी थक कर चूर होकर दिग्विजय के घुटनों पर अपना सिर रखे फर्श पर ही सो गई थी। उसके हाथ अभी भी दिग्विजय के पैरों को थामे हुए थे। दिग्विजय ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें उठाईं। कई दिनों के अंधेरे और गहरी बेहोशी के बाद आज उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने चारों ओर देखा। कमरे में दवाइयों की गंध थी। फिर उसकी नज़र नीचे गई। उसने देखा कि मोहिनी फर्श पर बहुत असहज स्थिति में सोई हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे और उसके होंठ सूखकर फट चुके थे। वो इतनी कमज़ोर लग रही थी, मानो कोई हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। लेकिन उसके हाथों की पकड़ दिग्विजय के पैरों पर अब भी मजबूत थी। दिग्विजय को धीरे धीरे सब याद आने लगा। भले ही वो कोमा जैसी स्थिति में था, लेकिन उसका अवचेतन मन सब महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे जब पूरी दुनिया उसे छोड़ चुकी थी, तब कोई रात भर उसके माथे को सहलाता था। उसे याद आई वो रोती हुई आवाज़ जो भगवान से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। वो कोई नर्स नहीं थी, वो उसकी माँ या बहन नहीं थी, वो उसकी वो पत्नी मोहिनी थी जिसे उसने हमेशा दुत्कारा था। दिग्विजय की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका वो अहंकार, वो कठोरता, वो बिजनेस माइंडसेट सब उन आंसुओं के साथ बह गया था। उसने बहुत धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ मोहिनी के बिखरे हुए बालों पर रखा। जैसे ही दिग्विजय का हाथ मोहिनी के सिर पर पड़ा, मोहिनी किसी अनहोनी की आशंका से चौंक कर उठ बैठी। आप ठीक तो हैं? रुकिए, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, मोहिनी ने घबराते हुए कहा। दिग्विजय ने कमज़ोर लेकिन दृढ़ हाथों से मोहिनी की कलाई पकड़ ली। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से मोहिनी को देखा और रूंधे हुए गले से कहा, मोहिनी, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मोहिनी स्तब्ध रह गई। दिग्विजय ने उसे खींचकर बेड पर अपने पास बिठाया। उसने मोहिनी के दोनों हाथों को चूमा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो मोहिनी, मैं अंधा था जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया। मैंने तुम्हें हमेशा दर्द दिया, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी। अपने इस नालायक पति को माफ़ कर दो। मोहिनी ने दिग्विजय के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसकी अपनी आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। इतने महीनों का दर्द, वो प्रताड़ना, वो अकेलेपन का एहसास दिग्विजय के इन थोड़े से प्यार भरे शब्दों से मिट गया था। उसने दिग्विजय को गले से लगा लिया। अगले 2 सप्ताह में मोहिनी की देखरेख से दिग्विजय पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। लेकिन इन 2 हफ्तों में उसने वो सब भी देख लिया जो अब तक उसने अनदेखा किया था। उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ और बहन ने मोहिनी के साथ कैसा व्यवहार किया था। एक दिन सुबह दिग्विजय नीचे हॉल में आया। गायत्री देवी और निशा सोफे पर बैठकर चाय पी रही थीं। मोहिनी रसोई से पोछा लगाकर बाहर आ रही थी। तभी निशा ने जानबूझकर अपनी चाय का कप नीचे गिरा दिया और मोहिनी से कहा, ए मोहिनी, देख क्या रही है, चलिए साफ कर दे, और हाँ, मेरे लिए दूसरी कड़क चाय बना कर ला। मोहिनी जैसे ही कप उठाने के लिए झुकी, पीछे से कड़कती हुई आवाज़ गूंजी, रुक जा मोहिनी,
तुम इस घर में किसी की नौकर नहीं हो। सबने मुड़कर देखा। दिग्विजय सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो गायत्री देवी और निशा के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ और निशा, तुम दोनों ने बहुत खेल खेल लिया। जब मैं मौत के बिस्तर पर था और डॉक्टर कह रहे थे कि मेरी बीमारी दूसरों को लग सकती है, तब तुम दोनों कहाँ थी? निशा, तुम अपनी जान बचाकर अपनी सहेली के घर भाग गई थी। और माँ, आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। अगर आज मैं आप दोनों के सामने जिंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ मोहिनी की सेवा के कारण। इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी सेवा की। गायत्री देवी ने सिर पिटाते हुए कहा, बेटा, वो तो इस घर की बहू है, उसका कर्तव्य था। कर्तव्य क्या सिर्फ मोहिनी का था? आपका कोई फर्ज नहीं था? दिग्विजय ने चिल्लाकर कहा, माँ, आज मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। आज से इस सिंघानिया मेंशन की और मेरे पूरे बिजनेस साम्राज्य की लीगल ओनर मोहिनी दिग्विजय सिंघानिया है। सारे अकाउंट्स और लॉकर की चाबियां आज ही मोहिनी को ट्रांसफ़र होंगी। निशा ने घबराते हुए कहा, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर मेरा क्या होगा? निशा, अगर तुमने आज के बाद मोहिनी भाभी के सामने अपनी आवाज़ भी ऊंची की तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारी कार और तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं छीन कर तुम्हें उसी समय घर से बाहर निकाल दूंगा। और माँ, अगर आपको इस घर में रहना है तो मोहिनी को वो सम्मान देना होगा जो इस घर की मालकिन को मिलता है, अन्यथा आप दोनों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। दिग्विजय का यह रूप देखकर गायत्री देवी और निशा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो समझ गईं कि दिग्विजय बदल चुका है। उनका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो दोनों शर्म के मारे सिर झुकाकर अपने कमरों में चली गईं। उस शाम दिग्विजय ने पूरे घर को रोशनी और फूलों से सजवाया। उसने मोहिनी को एक बहुत सुंदर लाल रंग की बनारसी साड़ी गिफ्ट की। जब मोहिनी तैयार होकर आई तो वो साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। दिग्विजय ने सबके सामने मोहिनी के सामने घुटनों के बल बैठकर एक अंगूठी निकाली। मोहिनी, हमारी शादी अरेंज मैरिज थी जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे अपनी पत्नी बनने की भीख मांगता हूँ। क्या तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करोगी? मोहिनी की आंखों में खुशियों के मोती चमक रहे थे। उसने दिग्विजय को उठाया और उसके हाथों से अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली। उसने दिग्विजय के सीने पर अपना सिर रख दिया। समय बीतने के साथ गायत्री देवी और निशा को भी अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मोहिनी के निश्चल और उदार स्वभाव ने आखिरकार उनके पत्थरों जैसे दिलों को भी बदल दिया। वो दोनों अब मोहिनी को सचमुच प्यार और सम्मान देने लगी थीं। मोहिनी की गरीबी की वो पुरानी चौखट अब पीछे छूट चुकी थी और महलों का वो नरक अब एक ऐसे स्वर्ग में बदल चुका था जहाँ सिर्फ प्यार, सम्मान और खुशियों की शहनाई गूंज रही थी। और यही मोहिनी के धैर्य और सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।